जी हाँ, नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 8 पीएम के वीडियो नंबर 5 आज हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गणराज्य। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं गणराज्य होता क्या है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो उसके बारे में हल्का सा पता होना चाहिए। देखो, गणराज्य का मतलब ये होता है कि उस राज्य का जो मुखिया है ना, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा चुना जाता है। ऐसा है दोस्तों, प्राचीन काल में भारत में राजतंत्र होता था, यानी कि राजा ही शक्ति का स्रोत होते थे। ओके। और ये राजा वंशानुक्रम होते थे। पहले एक राजा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा राजा ही बनेंगे। इसको बोलते हैं वंशानुक्रम। ओके। लेकिन उस समय भी हरियाणा में कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें मुखिया का जो चुनाव है ना, वो लोग करते थे। और इन्हीं राज्यों को गणराज्य कहा जाता था। ठीक है। तो उस समय जो कुछ प्रमुख गणराज्य थे उनके बारे में हम क्वेश्चनों के हिसाब से बातें करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में अर्जुनायन गणराज्य किस जिले में था। तो दोस्तों, हरियाणा में अर्जुनायन गणराज्य महेंद्रगढ़ जिले में था, लेकिन इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में भी आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221, हरियाणा में कुणिद गणराज्य किस जिले में था। तो कुणिद गणराज्य ये अंबाला में था, जो वर्तमान अंबाला जो जगह है हमारी हरियाणा में, वहां पर फैला हुआ था कुणिद गणराज्य। नेक्स्ट, हरियाणा में अग्र गणराज्य कहाँ पर था। अग्र से ही आप पता लग गया होगा, अग्रोहा यानी कि हिसार। तो अग्रोहा के अंदर यानी कि हिसार में अग्र गणराज्य था। नेक्स्ट, हरियाणा में योद्धा गणराज्य किस जिले में था। योद्धा गणराज्य था दोस्तों भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 224 है, योद्धा गणराज्य की राजधानी क्या थी। तो योद्धा गणराज्य की राजधानी थी दोस्तों प्रकर्तनाग। ठीक है। प्रकर्तनाग यानी कि जो आज का नौरंगाबाद है भिवानी में, वो उस समय क्या था, प्रकर्तनाग था। ओके। वो राजधानी थी इनकी, योद्धाओं की। ओके। और इन गणराज्यों के जो साक्ष्य हैं ना दोस्तों, वो हमें अष्टाध्यायी, महाभाष्य, ठीक है, प्रयाग प्रस्तुति काव्यों से मिले हैं। अब ये अष्टाध्यायी क्या है। देखो, अष्टाध्यायी जो है ना, वो पाणिनि ऋषि द्वारा लिखी गई व्याकरण की पुस्तक है संस्कृत में। और जो महाभाष्य है वो पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके। और ये जो प्रयाग प्रस्थिति है, प्रयाग यानी कि जगह का नाम, और प्रस्थिति यानी कि पत्थर, जो प्रयाग में पत्थरों पे लिखा हुआ मिला है कि भाई हरियाणा में योद्धा गणराज्य था और उसकी राजधानी प्रकर्तनाग थी। यह है साक्ष्य जो बताते हैं। ओके। नेक्स्ट, कुषाणों को योद्धे गणराज्य के साथ मिलकर किस गणराज्य ने हराया था। देखो दोस्तों, योद्धे गणराज्य के साथ मिलकर कुनिंदों ने कुषाणों को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 225 हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 226, महाभाष्य किसकी रचना थी। तो महाभाष्य थी रचना पतंजलि की। किसकी? पतंजलि। नेक्स्ट, योद्धे गणराज्य की जानकारी महाभारत के किस पर्व में मिलते हैं। दोस्तों, महाभारत में टोटल 18 पर्व हुए हैं। ठीक है। सबसे पहला पर्व है आदि पर्व। इसी हिसाब से ये आता है द्रोण पर्व। ओके। जिसमें द्रोणाचार्य जी जो कौरवों की तरफ से सेनापति थे, वो पर्व कहलाया है, वो समय कहलाया है द्रोण पर्व। ओके। तो योद्धे गणराज्य की जो जानकारी है हमें द्रोण पर्व से मिली है कि भाई योद्धे गणराज्य हरियाणा में हुआ है, भिवानी में। ओके। नेक्स्ट, अगर गणराज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, अगर गणराज्य की स्थापना की थी महाराज अग्रसेन ने। ये वही महाराज है अग्रसेन जिनके आज जो व्यक्ति अग्रवाल अपने आप को कहते हैं, उन्हीं के वंशज। किसके वंशज है अग्रवाल लोग? अग्रसेन महाराज के। नेक्स्ट, कुनिंदों के सिक्के कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों, कुनिंदों के सिक्के करनाल से और बुढ़िया गांव से मिले हैं। अब ये बुढ़िया गांव कहाँ पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट, महाराज अग्रसेन ने नागवंश की किस कन्या से विवाह किया था। तो महाराज अग्रसेन ने नागवंश की माधवी नामक कन्या से यानी कि शादी की थी। ओके। नेक्स्ट, कैप्टन कोटले को हरियाणा की सीमा के निकट सहारनपुर से 1834 में किस गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो जो कैप्टन कोटले हैं, अंग्रेज लोग था ये, अंग्रेजी व्यक्ति। ओके। इसको क्या है, योद्धे गणराज्य के सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सहारनपुर, यूपी का जो सहारनपुर है उसकी बाउंड्री से मिले हैं, हरियाणा के नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232, युद्धकालीन सांचे हरियाणा में कहाँ से मिले हैं। सांचे बोले तो खांचे, ख खांचे और ख खोखरा कोट। ओके। तो युद्धकालीन सांचे जो है ना, खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 233,
योद्धे ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन कौन से खंड बनाए थे? तो भाई योद्धे जो गणराज्य था ना, उन्होंने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोहतक एवं सिरसा, ये दो महत्वपूर्ण खंड बनाए थे। नेक्स्ट, संगीत के 7 स्वर वाली ईंट कहाँ से मिली है? तो संगीत के 7 स्वर वाली सोने की ईंट जिसके ऊपर लिखा हुआ है सा रे गा मा पा धा नी, ये कहाँ से मिली है? अग्रोहा यानी कि हिसार से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235, जिन मुद्राओं पर द्वि अंक शब्द अंकित था वह किसके विलय का प्रतीक था? तो भाई जिन मुद्राओं के ऊपर द्वि शब्द अंकित था ना, वो योद्धे गणराज्य और अर्जुनायन गणराज्य के विलय का यानी कि आपसी मिलन का एक प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236, हरियाणा में पुरातत्व विभाग का राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ पर है? ये क्या पूछा है? राज्य स्तरीय संग्रहालय। तो हरियाणा के हिसार में है हरियाणा के पुरातात्विक विभाग का राज्य स्तरीय संग्रहालय। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 237 के हिसाब से कि राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ पर है, तो भाई हरियाणा में है पुरातात्विक विभाग का राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय, वो पंचकुला में है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 238, हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार कितने हैं? तो हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागारों की संख्या है टोटल 4। क्वेश्चन नंबर 239, योद्धों ने अपनी स्वतंत्रता कब खो दी थी? भाई योद्धों ने अपनी स्वतंत्रता समुद्रगुप्त के हाथों खो दी थी। और अंत में क्या हुआ था? योद्धे गणराज्य जो है ना, योद्धे गणराज्य है, चाहे अर्जुनायन गणराज्य है, चाहे गुणिंद गणराज्य है, चाहे अगर, ये सारे के सारे गुप्त वंश में ही मिलन हो गए थे, यानी कि शामिल हो गए थे। गुप्तों ने इनके ऊपर अपना साम्राज्य कर लिया था। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो समुद्रगुप्त है उसने कौन से गणराज्य को वापस कर दिया था जीतने के बाद? तो ये था अर्जुनायन गणराज्य। और दोस्तों आप सभी को पता होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यहाँ पे जो हमारा गणराज्य का चैप्टर है वो समाप्त होता है, लेकिन उसके आगे ही साथ में क्वेश्चन कुछ कम है, इस वजह से नेक्स्ट चैप्टर भी उठा लेते हैं, वर्धन वंश। ठीक है, ओके। वर्धन वंश को करने से पहले एक थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से इसके बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, मौर्य तथा गुप्त वंश के बाद हरियाणा जो है ना, वो राजनीतिक रूप से छोटे छोटे सामंतों के बीच बट गया था। यानी कि छोटे छोटे जागीरदारों का कब्जा हो गया था भाई, अलग अलग थोड़ी थोड़ी जगह पर। ओके, और उन्हीं में से एक जागीरदार था जिसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति ने क्या किया? अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए पूरे हरियाणा में प्रसार शुरू कर दिया। ठीक है, और उनमें उसे एक हरियाणा को क्या, एक छोटे से राज्य का रूप दे दिया। हरियाणा का काफ़ी इलाका उसके अंडर आ गया था। ठीक है, और इसी कारण इसे पुष्यभूति वंश कहा गया। और भाई ये जो पुष्यभूति था ये वर्धन गोत्र से संबंध रखता था, और वर्धन गोत्र से संबंध रखने के कारण ही इस वंश का नाम वर्धन वंश या कहें पुष्यभूति वंश पड़ गया। भाई देखो, पुष्यभूति के एक लड़का था, उसका क्या नाम था? पुष्यभूति के लड़के का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है ना, पुष्यभूति की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन, और एक लड़की भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। अभी करते हैं क्वेश्चन। वर्धन वंश या कहीं पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है? तो भाई ये थे पुष्यभूति वर्धन। नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन के पिता का क्या नाम था? भाई पुष्यभूति वर्धन ही था प्रभाकर वर्धन का पिता, या कहें पुष्यभूति वर्धन के पुत्र का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 242, प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? भाई प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और एक का नाम था हर्षवर्धन। नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन की पुत्री का क्या नाम था? भाई प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री का नाम था ना, वो राज्यश्री था। नेक्स्ट, थानेसर को शुरू में अपनी राजधानी किसने बनाया? भाई शुरुआत में थानेसर को जो अपनी राजधानी बनाया था पुष्यभूति वर्धन ने। वो एक जागीरदार था, उसी ने तो छोटे छोटे जगह को अपने अंडर किया था, अपनी ही सत्ता का प्रसार किया था। और जब उसे लगा कि एक राज्य मेरे अंडर आ गया है तो एक राजधानी बनाई, और राजधानी किसे बनाया उसने? थानेसर को। ओके, तो पुष्यभूति ने थानेसर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, राज्यवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? देखो भाई, राज्यवर्धन जो है ना गद्दी पर 605 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट,
कन्नौज के किस शासक के साथ राज्यश्री का विवाह हुआ था? भाई ये जो राज्यश्री थी, राज्यवर्धन की बहन कह सकते हैं या हर्षवर्धन की बहन कह सकते हैं, दोनों की बहन थी, ठीक है। तो राज्यवर्धन कन्नौज के किस शासक के साथ राज्यश्री का विवाह हुआ था? तो राज्यश्री का विवाह कन्नौज के ग्रहवर्मा के साथ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यश्री की शादी किसके साथ हुई थी? बात तो हुई है कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ। क्वेश्चन नंबर 248, मालवा का शासक कौन था? भाई मालवा मध्य प्रदेश। मालवा का जो शासक था ना वो था देवगुप्त। ओके, ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दी? भाई ग्रहवर्मा की जो हत्या है ना वो देवगुप्त ने की थी, ठीक है। अभी ग्रहवर्मा कौन था? भाई ये राजश्री का हस्बैंड था ना। हाँ, तो इसकी हत्या कर दी किसने? देवगुप्त ने। मालवा के शासक ने हत्या कर दी कन्नौज के शासक की। ओके, ग्रहवर्मा की हत्या के बाद राज्यवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? भाई जब ग्रहवर्मा की हत्या हो गई है, देवगुप्त ने उसे मार दिया है, तो वहां पे शासन करने के लिए कोई नहीं था ना। तो क्या है, राज्यवर्धन ने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना लिया। एक तो राजधानी इसकी थानेसर थी, दूसरी राजधानी इसने कन्नौज को बना ली। नेक्स्ट, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? भाई राज्यवर्धन की हत्या भी कर दी किसने की? शशांक ने। शशांक जो है ना वो किसी का फ्रेंड था। किसका फ्रेंड था? देवगुप्त। जो मालवा का शासक है देवगुप्त, उसका फ्रेंड था, दोस्त था शशांक। अभी शशांक ने देखा कि भाई तेरे दोस्त को तो मार दिया राज्यवर्धन ने, तो उसने, शशांक ने क्या है, धोखे से राज्यवर्धन को अपने पास बुलाया अपने राज्य में, और वहां खाने में जहर देके शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। ये शशांक रहने वाला कहाँ का था? दोस्तों ये शशांक था गौड़ साम्राज्य का रहने वाला। और गौड़ साम्राज्य कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद कौन उसके साथ सती हो गई? भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, उस समय सती प्रथा थी, तो उसकी जो वाइफ है यशोमती, वो उसके साथ सती हो गई थी। नेक्स्ट, गौड़ का शासक कौन था? भाई गौड़ का शासक शशांक था, ठीक है, जिसने, शशांक ने तो मारा है राज्यवर्धन को खाने में जहर देके। नेक्स्ट, बोधि वृक्ष को, बोधि पेड़ को किसने कटवाया था? भाई ये जो शशांक है ना ये कट्टर था, ठीक है। इसी वजह से इसने क्या कर दिया, बोधि पेड़ को, यानी कि बौद्ध धर्म से चिढ़ता था, इसने बोधि वृक्ष को, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसे ही कटवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, शशांक की हत्या किसने की? भाई जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी शशांक ने, तो राज्यवर्धन का छोटा भाई गद्दी पर बैठ गया, और उसने, हर्षवर्धन ने क्या है, शशांक की भी हत्या कर दी। नेक्स्ट, शिलादित्य एवं परम भट्टक की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों हर्षवर्धन ने शिलादित्य और परम भट्टक की उपाधि धारण की थी। एक बात और मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब राज्यवर्धन को मार दिया शशांक ने, तो भाई 606 एडी में जो हर्षवर्धन है वो गद्दी पर बैठ गया। कहाँ की गद्दी के ऊपर बैठ गया? भाई थानेसर की गद्दी के ऊपर 606 एडी में बैठ गया, ठीक है। और हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन का राज्य विस्तार का कार्य किस दिशा में रुक गया था? दोस्तों हर्षवर्धन का राज्य विस्तार का कार्य है ना दक्षिणी दिशा में रुक गया था। दक्षिणी दिशा बोले तो भाई भारत का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो आप जानते ही हैं, तो दक्षिणी दिशा में उसका विस्तार कार्य रुक गया था। क्यों रुक गया था? वहाँ पे एक शासक था, उसने रोक दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी दिशा में हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया? दोस्तों दक्षिणी दिशा में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय था एक चालुक्य शासक था, चालुक्य वंश से संबंध रखता था। क्वेश्चन नंबर 259, हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, इस बात के प्रमाण किस अभिलेख में मिलते हैं? भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? ये बात कहीं तो लिखी होगी। कहाँ पे लिखी हुई है? ये लिखी हुई है ऐहोल अभिलेख में। और ये जो ऐहोल अभिलेख है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ओके, उसमें क्लियर लिखा है कि 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 260, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हराया था? तो भाई पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। और नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? रेवा नदी। नेक्स्ट, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने किसने हराया? अभी देखो पुलकेशिन द्वितीय ने तो हर्षवर्धन को हरा दिया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? भाई उसको भी किसी ने हराया होगा ना। उसको हराया था नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 262,
चीनी यात्री ह्वेनसोंग भारत कब आया था? भाई चीनी यात्री ह्वेनसोंग भारत में आया था 629 एडी में, ईस्वी में। नेक्स्ट, ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? भाई हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसोंग। चीन का रहने वाला था ये ह्वेनसोंग। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये 629 में जो आया था ये हर्षवर्धन का काल था? दोस्तों, आप सभी को पता है कि 606 एडी में, ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ गया था। ओके। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का शाक्य मुनि या कहीं यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये ह्वेनसोंग, ह्वेनसोंग को ही आधुनिक आधुनिक भारत का शाक्य मुनि या कहें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट, ह्वेनसोंग की पुस्तक का क्या नाम था? तो दोस्तों, ह्वेनसोंग की जो पुस्तक है ना, उसका नाम था सी यू की। क्या? सी यू की, ये नाम था ह्वेनसोंग की पुस्तक का। और अब उसने अपनी इस पुस्तक में जो थानेसर के बारे में वर्णन किया है, वर्धन वंश के बारे में पूरी जानकारी दी है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की कौन कौन सी रचना थी? देखो दोस्तों, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये जो रचनाएं हैं ये हर्षवर्धन की रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267, हर्षवर्धन किसकी हर्षचरितम किसकी रचना थी? हर्षचरितम या कहें हर्षचरित्र, ये थी बाणभट्ट की रचना। और ये बाणभट्ट कौन था? ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 268, हर्षवर्धन का अंतिम आक्रमण 643 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो भाई 643 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण हुआ था गंजाम जिले में, और ये कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 269, ह्वेनसोंग कब से कब तक थानेसर में रहा था? दोस्तों, ह्वेनसोंग 635 से 644 ईस्वी तक थानेसर में रहा था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 270, अंतिम समय में हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपना लिया था? भाई अंतिम समय में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, किसने नालंदा, नालंदा आएगा यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों की आय दान स्वरूप दे दी थी? तो ये हर्षवर्धन था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों की जो आय है, इनकम है, वो दे दी थी। और दोस्तों, हर्षवर्धन की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 647 ईस्वी में। दोस्तों, मैंने यहाँ पे है ना मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद आपने पहली बार भी सुने हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।